महंगाई को लेकर मचे हाहाकार के बीच देश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। थोक महंगाई पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच देश की जनता को कुछ हद तक महंगाई से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार मई माह में थोक महंगाई दर अप्रैल के -0.92% के मुकाबले -3.48% दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जून 2020 के बाद ये दूसरा सबसे कम स्तर है। जून 2020 में थोक महंगाई दर -1.81% दर्ज की गई थी। ऐसे में थोक महंगाई दर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने से ये उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई को लेकर आंसू बहा रही जनता को कुछ राहत मिल सकती है। आंकड़ों की माने तो मई माह में बिजली और ईंधन की कीमतों में 9.17% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। वहीं थोक खाद्य की कीमतों में भी 1.59% की जो है गिरावट दर्ज की गई। कैमरामैन हेमंत के साथ नारायण कौशल, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। एक और जहां हरियाणा की खाप पंचायतों ने खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा बंद का आह्वान किया है, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों के आंदोलन को एंटरटेनमेंट का साधन करार दे दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के नामी पहलवानों का संघर्ष अभी भी जारी है। वहीं विभिन्न किसान संगठन और हरियाणा की खाप पंचायतें भी खुलकर पहलवानों का समर्थन कर रही हैं। इस बीच खापों ने हरियाणा बंद का आह्वान किया तो सरकार की ओर से मोर्चा संभाला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। विज ने कहा कि खिलाड़ियों की भारत के खेल मंत्री के साथ सकारात्मक बात हो चुकी है और कई मसलों का तो समाधान भी हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आंदोलन एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है, इसलिए ऐसे लोग नहीं चाहते कि ये आंदोलन खत्म हो। देखिए, खिलाड़ियों की भारत के खेल मंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत हो गई और उसमें काफी मसलों का समाधान हो गया और बाकियों का भी समाधान करने के लिए कहा गया है। अब कुछ लोगों के लिए तो ये जो आंदोलन है ना, वो एंटरटेनमेंट का साधन है कि उनको तो कोई मौका चाहिए कि किसी प्रकार से हम कोई आंदोलन करें। ये ठीक नहीं है। हालांकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन आप बंद क्यों करते हो? हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ और आप कहते हो बंद कर दो। आपको बता दें कि पहलवानों के साथ हुई बातचीत में सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए 15 जून तक का समय मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर पहलवानों ने भी साफ कर दिया है कि 15 जून के बाद ही वे कोई फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि चौतरफा बयानबाजी के बीच पहलवानों का ये आंदोलन आने वाले समय में क्या मोड़ लेता है। पहले अंबाला और अब विदेश में ट्रक यात्रा करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। गृह मंत्री विज ने तो उनकी तुलना कलाकार से ही कर डाली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की ट्रक यात्रा भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अंबाला में ट्रक में बैठकर यात्रा करने के बाद राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर विदेश से भी सामने आई है, जिसके बाद राहुल सत्ताधारी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल की ट्रक यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत की जनता ने राहुल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्हें विदेश में जाकर अपना पब्लिसिटी स्टंट दोहराना पड़ा। विज ने तो इस दौरान राहुल की तुलना कलाकार से ही कर डाली। देखिए, अब हिंदुस्तान में जो उन्होंने यात्रा की है, सबने उसको देखा है कि लोगों ने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब जो कलाकार होते हैं वो बार बार कई तरह के वेशभूषा बदल कर आते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन इन्होंने कई ढोंग कर लिए पर जनता इनकी तरफ देखती तक नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका में भी एक ट्रक की सवारी की है। इसके बाद से ही राहुल की यात्रा को लेकर कोई तारीफ कर रहा है तो कोई इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और वेतनधारियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल हरियाणा में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो व्यक्ति वेतन ले रहे हैं, यानी कि जो कर्मचारी
वेतन ले रहे हैं उनके लिए 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इन फैसले के बाद महंगाई भत्ता 212% से बढ़ाकर 221% हो गया है। राज्य के वित्त विभाग के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई में मिलने वाली जून की तनख्वाह और पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 5 महीने का एरियर भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता पहले ही 4% सरकार दे रही है। पहले इस आयोग के तहत वेतन और तनख्वाह ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता पहले ही 4% से बढ़ाते हुए 38 से 42% किया जा चुका है। सूबे में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे 2,85,000 कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनर्स को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है और इस फैसले के बाद कर्मचारियों और वेतनधारियों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है और साथ ही खुशी जाहिर की है। करीब 300 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पानीपत पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो अलग अलग राज्यों में एटीएम की लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। पानीपत पुलिस की CIA 1 टीम को इंटरस्टेट एटीएम लूट गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, 2 गाड़ियां और लूटी गई एटीएम मशीनें बरामद की हैं। आरोपी अब तक हरियाणा पंजाब के 24 एटीएम मशीनें लूट चुके हैं। दरअसल पुलिस को मई महीने में पानीपत के गोहाना रोड पर स्थित एक एटीएम में चोरी की शिकायतें मिली थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 महीने के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा है। इस तरह की टोटल 24 एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इस तरह से इन 24 एटीएम की वारदातों में उन्होंने करोड़ों रुपए की जो एटीएम लूट की है, जो घटनाएं हैं, उनको अंजाम दिया है। इनसे पूछताछ में इनकी निशानदेही पे इन्होंने बताया कि ये पहले 2 या 3 दिन पहले ऐसे एटीएम की रैकी करते थे जहां से वहां पे पुलिस की प्रेजेंस ना हो, उसके अलावा वहां से आने जाने के रास्ते काफ़ी हो। ये अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी रखते थे कि यदि किसी पुलिस की तरफ से मुठभेड़ हो या फिर किसी कोई इनके कार्य में अवरोध करे तो उनसे अभी मुकाबला किया जा चुका है। इनसे हमें भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। एक लाइसेंसी हथियार जो डोगा है वो मिला है, उसके अलावा एक रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टे, तो साथ में लगभग 79 से 80 जो कारतूस है वो भी इनसे हमें बरामद हुए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एटीएम उखाड़ने के पश्चात ये मुड़क के पास जाके एक सुनसान इलाके में वहाँ पे एटीएम को काट के या तोड़ के उनसे पैसे निकाल के उनको नहर में ही जो एटीएम मशीन है उनको डाल देते थे। इनकी निशानदेही पे 4 से 5 एटीएम की मशीनों के जो अवशेष हैं, टुकड़े हैं, वो नहर में गोताखोरों की मदद से एटीएम लूट की 24 वारदातों में करोड़ों रुपए उड़ाने वाले आरोपियों को लगता था कि वे इतने शातिर हैं कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और अब तमाम आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से पहले भी सोच रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते तापमान लगातार आसमान छू रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। उत्तर भारत में हीट वेव ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। लू के थपेड़ों और उमस से जहां लोग परेशान हैं, वहीं यमुनानगर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीते कई दिनों से गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग घर से बाहर मजबूरन निकल रहे हैं। वहीं यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत का कहना है कि लोगों को गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। सर, वजह गर्मी बढ़ रही है और आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी,
तो उसके लिए मेरी अपील है लोगों से कि वो सूती वस्त्र पहने पूरी बाजू के बाहर निकलते हुए। जब भी बाहर धूप में निकलें तो कभी भी आधी बाजू के या ऐसे वस्त्र ना पहने, या सूती वस्त्र के अलावा कोई वस्त्र है तो वो ना पहने, सूती वस्त्र पहने और पूरी बाजू के पहने। और जो बुजुर्ग और जो थोड़े कोमॉर्बिड जो पेशेंट हैं, जो उनको कोई बीमारी है, वो तो बहुत आवश्यक होने पे ही धूप में निकलें। तो धूप में निकलना अवॉइड करें। उस धूप में अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो अपना सवेरे और शाम के टाइम ना निकलें। और खान पान में पूरा ध्यान रखें, बाहर से कोई भी कटा फल वगैरह या कोई पेय पदार्थ ऐसे ना पिएं जो कि उनकी क्वालिटी पर संदेह हो। तो ज़्यादातर घर का बना ही अपना खाना खाएं, और जो जल वगैरह है या नींबू पानी वगैरह है वो घर का बना ही पिएं। अगर कहीं आपको जाना पड़ता है कहीं खाने के लिए, या कहीं खाने की आवश्यकता होती है कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी जगह पर खाना खाना है, तो एक बार जहाँ वहाँ खाना बनता है वो जगह जाके ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है। ये ना हो कि वहाँ मक्खियों वगैरह की भरमार हो और आपको बाहर जो खाना आएगा वो तो साफ़ लगे, लेकिन जहाँ वो खाना पक रहा है उस जगह का ज़रूर निरीक्षण करें एक बार। क्या गर्मी के दिनों में पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है? पेशेंट्स की संख्या देखो, इसमें दस्त वगैरह की शिकायत होती है, उल्टी दस्त वगैरह की शिकायत होती है, वो भी गलत खान पान से, तो वो पेशेंट इस मौसम में थोड़े बढ़ जाते हैं। अन्यथा तो हमारी जो ओपीडी है वो कई बार मौसम करवट लेता है, थोड़ा ठंड हो जाती है, बीच में बारिश वगैरह होती है, ओले पड़ते हैं, तो उसमें फिर वही सर्दी जुकाम वाले पेशेंट आ जाते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से जहां लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो रही है, तो सेहत पर भी पूरा असर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि आमजन जितना हो सके अपने घरों में रहें और अधिक से अधिक पानी पिए। प्रदेश में जहां कुछ समय पहले बेमौसम बरसात से किसानों को गर्मी से राहत मिली थी, अब वहीं बढ़ती गर्मी के प्रकोप के कारण किसान को और किसान की फसल को खासा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम अधाना जी। अधाना जी, कितना कुछ नुकसान देखने के लिए मिल रहा है? ऐसा जी, सबसे पहले तो जो बेमौसम बरसात हुई उसमें जो है ना गेहूं का बहुत भारी नुकसान हुआ जी। क्योंकि जो है बारिश के कारण गेहूं लौट गया, लौटने के पश्चात वो दाना हल्का पड़ गया जी। तो किसानों की जो आधी पैदावार हुई उसमें जी। अब उसके पश्चात जो बारिश फिर हुई, बारिश होने के बाद फिर जो गर्मी इतनी जबरदस्त बढ़ गई कि अब किसानों ने धान की बिजाई के लिए जो पौध वगैरह डाली जी। तो वो पौध गर्मी के कारण जो जल गई, तो एक एक किसान ने 2-2, 3-3 बार पौध की बिजाई की है, लेकिन अब भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये पौध अब भी हो जाए। तो इसलिए किसान तो जो है आपदा में रहता है 12 महीने जी। दूसरे किसानों ने जो मूंग की बिजाई की है, मूंग में जो है कुछ बीज ऐसे आ गए जिनमें फली ही आना बंद हो गया जी। कुछ में जो आ रही है वो भी सोई दवाई वगैरह का स्प्रे करने के बाद। तो इसलिए किसान को भारी नुकसान है वर्षा के कारण और गर्मी के कारण जी। लेकिन सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। बाबूजी, आने वाले समय में और भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं, तो उस समय पे कितना कुछ नुकसान देखने के लिए मिलेगा? उस तो इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा जी। जो है कितना % फसल में नुकसान होगा उससे किसान में कम से कम जो 25% तो फिलहाल ही हो जाएगा। जो है जब किसान बिजाई करेगा ना धान की जो पौध लगाएगा तो फोन का जलने का आदेश रहेगा, वो खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा बोएगा, तो उसमें लागत जो है ना कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि डीएपी खाद जो 1350 रुपये का 1370-80 रुपये का डीएपी आ रहा है जी। 280-90 का जो है यूरिया खाद दे रहे हैं जी। तो वो किसान का बेकार जाएगा जी। तो इसलिए सरकार को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना देना चाहिए। फिर ऑफ सीजन में जो है किसान जो है ना और ज़्यादा परेशान होता है। अब कई बार क्या होता है, जो थोड़ा सा ठीक किसान होता है वो जो है अपने गेहूं वगैरह रख लेता है कि बाद में कुछ ज़्यादा भाव आए जी। लेकिन ऑफ सीजन में और रेट धराशायी हो जाते हैं। आने वाले मौसम में अगर गर्मी इसी तरीके से बढ़ती तो क्या नई फसल को बिजाई करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बहुत दिक्कत आएगी, बहुत भारी दिक्कत, थोड़ी नहीं बहुत भारी दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एड दे, उनको प्रेफरेंस दे, सहायता दे, और लोन वगैरह पे या जो है जो एग्रीकल्चर लैंड के जो यंत्र है उन पे सब्सिडी भी दे। तो आपने जैसा कि सुना, बढ़ती प्रकोप के कारण किसान को काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होता है कि गर्मी का प्रकोप कब तक किसान को और उसकी फसल को सताता रहेगा। तिगांव से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया।
बंदी के भागने के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस का दावा है कि यहाँ पर जिस समय बंदी भागा उस समय बादशाह खान अस्पताल में पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं थे। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है। हमने पुलिस अधिकारियों से भी बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि अभी इसकी पूरी तरह से जांच चल रही है। बाकी उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि पुलिस कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे। और मैं आपको दिखा देता हूं कि यहीं से वो ऐसे ही ऑटो में बैठकर यहां से जो बंदी है वो फरार हो गया बड़े ही आराम के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। बादशाह खान सिविल अस्पताल में जहाँ मरीजों का तांता लगा रहता है वहाँ ऑटो भी अंदर तक घुसे रहते हैं, जिनके कारण न केवल मरीजों को परेशानी होती है बल्कि यहाँ जिस तरीके से जो बंदी भागा है तो कहीं ना कहीं ऑटो चालक की जो स्थिति है वो भी संदिग्ध नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल परिसर के अंदर ऑटो का आना ही प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो कहाँ तक खड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। सामने नो पार्किंग के बोर्ड के उस तरफ भी ऑटो खड़े हुए हैं। और अब जब से जो बंदी फरार हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उन तमाम 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही उनकी विभागीय जांच भी खोली गई है। लेकिन इसके अलावा अभी तक जो फरार बंदी था उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्द ही आरोपी जो भागा है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी है उनकी विभागीय जांच की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर पुलिस की जो लापरवाही रही है उसके कारण एक जो हत्या का आरोपी था वो यहाँ से बड़े आसानी से फरार हो गया और कहीं ना कहीं लापरवाही काफ़ी रही है प्रशासन की। तो इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा और कब तक वो फरार बंदी गिरफ्तार हो पाता है। यमुनानगर के मधु कॉलोनी में प्लाईवुड कारोबारी को उसी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई है। घर में पड़े 10 लाख के करीब कैश, लाखों की ज्वेलरी, इसके साथ साथ कारोबारी और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके सरकार में बिजली मंत्री वी सेंथिल के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद वी सेंथिल को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कस्टडी में ले लिया। आपको बता दें कि इस दौरान वी सेंथिल फूट फूट कर रोते नजर आए। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की कार्रवाई के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें ओमदुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी सेंथिल रोते हुए नजर आए। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सेंथिल के समर्थन में देश भर के अन्य विपक्षी दलों ने ट्वीट किया। सभी ने एक स्वर में इस छापेमारी को भाजपा की साजिश करार दिया। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हम इस पर पूरी प्रक्रिया से कानूनी तौर पर निपटेंगे। हम बीजेपी की धमकी भरी राजनीति से नहीं डरते हैं। वहीं डीएमके के राज्यसभा सांसद और वकील एनआर एलेंगो ने उनकी गिरफ्तारी पर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया। अब इस मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेंथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। खड़गे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी निंदनीय है। ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना है। मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। हमारी तरह पूरा विपक्ष ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई में और वी सेंथिल से पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आता है, साथ ही इस मामले पर और बयानबाजियां कितनी तेज हो जाती हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही लोगों या सरकार को लगता है कि तनाव शांत हो गया है, वैसे ही गोलीबारी की घटना सामने आ जाती है। उग्रवादियों ने इम्फाल पूर्वी जिले और कांगपोकी जिले की सीमा से लगे खामेनलॉक क्षेत्र के ग्रामीणों को घेर लिया है और हमला किया। इससे 9 लोगों की जान चली गई है, वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि यह क्षेत्र मेतई बहुल इम्फाल पूर्वी जिले और आदिवासी बहुल
कांगपोकपी जिले की सीमाओं के साथ स्थित है। वहीं सोमवार को भी इसी इलाके में एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। यहाँ विद्रोही संगठन के लोगों और ग्रामीणों में सोमवार देर रात गोलीबारी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से 9 लोग घायल हुए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि पहले 3 लोगों के घायल होने की खबर थी। हालांकि गोलीबारी जारी रहने के कारण घायलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। पुलिस के अनुसार बिष्णुपुर जिले के फुगाक चाओ इकाई में मंगलवार को सुरक्षा बलों की कुकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल कुकी उग्रवादी मेताई इलाकों के पास बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस बीच जिला अधिकारियों ने कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। मणिपुर में बीते 1 महीने से जारी हिंसा में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है, 310 अन्य घायल हुए हैं। दरअसल मणिपुर का मेइती समुदाय उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसके खिलाफ 3 मई को राज्य के पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया, जिसके बाद राज्य में हिंसा शुरू हो गई। ऐसे में एक बार फिर ईस्ट इम्फाल जिले के कुछ इलाकों में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है।